आज की प्रेस वार्ता एक बहुत अहम प्रेस वार्ता है और इस आपके सामने हम रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार चल रही है असम के अंदर, जो एक तरह से माफिया राज, लैंड ग्रैबिंग और जिस तरह का उनका और उनका परिवार का और उनकी जो मंडली है जो पूरे असम को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं और एक असम की जो एक संस्कृति है, असम की एक पहचान है, उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उसी से पीड़ित होते हुए हमारे आज 4 बहुत ही सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम पर हैं बुलबुल दास जी। ये हमारे 3 बार के हमारे विधायक रह चुके हैं। उनके साथ साथ विराजमान हैं अशोक कुमार जी फुलदानी साहब, और वो भी बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं लोअर असम से, वो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एजीपी से आप दोनों ही एजीपी से आज आ रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे गौतम धनवार जी, ये चाय बागान के हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उसके साथ साथ इनके जो पिताजी थे, एक बहुत पॉलिटिकल परिवार से हैं, इनके जो पिताजी थे 8 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये भी बहुत सीनियर लीडर हैं और ख़ास तौर से चाय बागान के इलाके से आए हैं, जो चाय बागान के अंदर जिस तरह से चाय बागान को ख़त्म किया जा रहा है उससे वो पीड़ित हैं। जो वादे उनने चाय बागान के लिए करे थे उससे पीड़ित हैं। तो उनने भी आज हमें ज्वाइन करा है। उसके साथ साथ हमारे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके आपके सामने आप जानते हैं, और इसकी प्रेस वार्ता माननीय गौरव जी भी कर चुके हैं कि जिस तरह से अडानी और अडानी ग्रुप को इनने ज़मीनें और ख़ास तौर से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं वहाँ उनने बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची है। उस इलाके से आप आते हैं लोंगडी तोबुल साहब, ये हमारे साथ आज आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कार्बी आंगलॉन्ग असम से। इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये आज आप देख रहे हैं, यही नहीं 4 लोग, लेकिन हज़ारों लोग हर ज़िले के अंदर इस सरकार से पीड़ित होकर, इस सरकार से नाराज़ होकर, इस सरकार जो असम को तबाह करने में लगी हुई है, उन लोगों ने हमें पार्टी के अंदर ज्वाइन करा है। अब मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव गोविल जी से निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री और असम प्रदेश के इंचार्ज श्री जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे 2 वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी, रकीबुल हुसैन जी, हमारे 2 एआईसीसी संपादक साथी मनोज चौहान जी, पृथ्वीराज साठे जी, और आज कांग्रेस दल में शामिल हुए हमारे नए साथी डॉक्टर लोंगपी जी, गौतम धनवार जी, बुलबुल दास जी, अशोक प्रधानी जी, और हमारे साथ कुछ दिन पहले हमारे कुछ और साथियों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा बीरखंग बोरो जी का, जो यूपीपीएल दल से आए हैं और फॉर्मर सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा एडवोकेट शाह नवाज़ जी का, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा शंकर ज्योति कुतुम जी का, जिनके बहुत ही एक जाने माने परिवार से आए हैं। इनके पिताजी गणेश कुटुम जी असम विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। और साथियों, आपसे इस भेंट
में शामिल होने से पहले इन सभी का परिचय हमने एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनका परिचय हमने करवाया और केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा इनको हमने कांग्रेस पार्टी में आज शामिल किया है। और जो असम के लोग हैं, जो असम की राजनीति को पिछले कई महीनों से अध्ययन कर रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर महीने का 10 तारीख एक परंपरा हो गया है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी कि 10 सितंबर में हमारे कई दिग्गज लोग जो आज भी हमारे बीच में हैं, एजीपी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसमें से हमारे पूर्व विधायक एजीपी के सत्यव्रत कलिता जी आज हमारे बीच में हैं। और फिर ये सिलसिला जारी रहा। 10 अक्टूबर को लोग शामिल हुए और 10 नवंबर के तारीख में लगभग एक ही दिन में, एक ही समय पर अलग अलग ज़िलों में 11,000 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये एक झलक है कि किस प्रकार से असम में हवा का रुख बदल रहा है। और आज हम बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आप देखें कि मंच पर बोडो समाज, कार्बी समाज, मिसिंग समाज, आदिवासी समाज, कुछ राजवंशी समाज, अनुसूचित जाति समाज, अहोमिया समाज, रिलीजियस माइनॉरिटी समाज, ये सारे समाज के नेतागण आपको देखेंगे। बीटीआर एरिया से, कार्बी आंगलोंग एरिया से, धुबरी से, जागीरोड से, तिनसुकिया से, तो और ये सारे जो विभिन्न जो असम की जो डाइवर्सिटी है, हर कम्युनिटी से लोग आज कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। और एक कारण, जो एक समस्या जो सारे समाजों में है और सारे प्रांतों में है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी चाहे वो कार्बी पहाड़ में हो, चाहे वो बोडो अंचल में हो, चाहे वो चाय बागान में हो, चाहे वो एससी अनुसूचित जाति के अंचलों में हो, गाँव में हो, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के एरिया में हो, सब जगह आज असम का युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है। और इस वक्त अगर बेरोजगारी के समस्या को, अगर हमें वास्तविक में इसको एक परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हमको उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा। छोटे उद्योग पर, मध्यम उद्योग पर, उद्योग के द्वारा ही हम असम की बेरोजगारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी हमारे उद्योग हैं, एक के बाद एक कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज चाय उद्योग लगभग आज ख़त्म हो चुका है। आज चाय उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं, लेकिन बीजेपी दल से जुड़े हुए कुछ नेता अपने काले धन को छुपाने के लिए आज चाय बागान के मालिक हो रहे हैं। अगर आज आप अपना हमारा जो हमने आप देख रहे हैं, जो हमारा टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है, एरी, मुगा, सिल्क का जो उद्योग है, आज ख़त्म हो चुका है। जो हमारे ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स हैं बेल मेटल का, वो आज ख़त्म हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अब उद्योग बचा नहीं, अब बस बचे हैं तो चंद 4-5 बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। आज असम की इकोनॉमी पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बड़े बड़े ठेकेदार के ऊपर आज निर्भर हो गई है, और जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और काम अगर हो रहा है तो बड़े ठेकेदारों का हो रहा है जो मुख्यमंत्री के करीब है, और बड़े बड़े कंपनियों का हो रहा है जो आज असम की ट्राइबल ज़मीन पर आज वो लगभग 13,000 एकड़ कब्जा करने में वो सक्षम हो गए हैं। लगभग 40,000 बीघा से ज़्यादा, लगभग 13,000 एकड़ आज असम की ट्राइबल की ज़मीन आज बड़े बड़े कंपनी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है, उनके हाथ में जा रही है। और ये सिर्फ असम में नहीं,
आप छत्तीसगढ़ में देखें, आप राजस्थान में देखें, कहीं भी आप देखें जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन आज सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हैं और स्थानीय जो ट्राइबल्स हैं उनको बेघर किया जा रहा है। तो हमारा मकसद स्पष्ट है कि हमको उद्योग, अगर उद्योग के द्वारा हमको असम में रोज़गार पैदा करना है तो स्थानीय उद्योग, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्योग हमारे यहाँ असम में दूसरे राज्यों की तुलना में और अच्छा हो सकता है, उस उद्योग पे हमें और ध्यान देना है। चाय उद्योग पर हमें और ध्यान देना है। बेल मेटल, ब्रास, एरी, मुगा, सिल्क, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इन उद्योगों पर हमें और ध्यान देना है। और ट्राइबल्स के ज़मीन में ट्राइबल को फ़ायदा देने वाला उद्योग हमें शुरुआत करना है, ना कि कोई बाहर से आने वाले लोगों को। तो अगर उद्योग, अगर हमने देखा है असम में पिछले 10 वर्षों में, तो एक ही उद्योग है, वो है नफ़रत का उद्योग, वो है घृणा का उद्योग। जब से भाजपा आई है और विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक ही उद्योग खोला है, एक ही कारखाना खोला है, वो है नफ़रत का कारखाना। और इस नफ़रत के कारखाने को बंद करने की कसम हमने ठान ली है और हमारा पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम नौकरियों का एक उद्योग खोलेंगे जहाँ से हमारे एक नई असम को हम जन्म देंगे। मैं ज़्यादा वक्त और लेना चाहूँगा नहीं। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी का, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी का, हमारे सेक्रेटरीज पृथ्वीराज साठे जी, मनोज चौहान जी, जो बहुत मेहनत करके हमें महत्वपूर्ण हमको दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथियों का, प्रद्युत बोडोले जी का, रकीबुल हुसैन जी का, और जो नए साथी आज हमारे बीच में आए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए 14 तारीख को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है, रामलीला मैदान में। असम से आज इतने लोग में इतनी उत्साह है, राहुल गांधी जी के वोट चोरी का जो नारा है असम तक पहुंचा है, और उस राहुल गांधी जी को सुनने के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा लोग आज असम से रवाना हो चुके हैं और आने वाले समय में वो दिल्ली में उपस्थित होंगे। तो यही एक उदाहरण है कि हवा बदल रही है और कांग्रेस की सरकार वहाँ पर आने वाली है। धन्यवाद। हाँ, फोटो आप बोलो, क्या खड़े लेके आप जैसे কিবা প্রশ্ন যদি আছে पूछना चाहें तो অসমীয়াত কৈ দিওঁ নেকি? অলপ অসমীয়াত চমুকৈ কৈ দিওঁ, আসামী মে বলো। আজি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাংগঠনিক তত্ত্বাৱধায়ক সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বুবুল দাস ডাঙৰীয়া, চাহ মজদুৰ সংঘৰ মাৰ্গৰিটা ব্ৰাঞ্চৰ সভাপতি গৌতম ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা গোলকগঞ্জৰ তত্ত্বাৱধায়ক আৰু প্ৰাক্তন ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অশোক কুমাৰ ৰয় প্ৰধানী ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিশিষ্ট সমাজসেৱক ডক্টৰ লংকি টকবি ডাঙৰীয়া আজি কংগ্ৰেছ দলৰ যোগদান কৰিছে। আৰু তেখেতৰ লগত আমাক অলপ দিন আগত যোগদান কৰা বীৰখাং বড়ো ডাঙৰীয়া, এডভোকেট শ্বাহনৱাজ ডাঙৰীয়া, শংকৰজ্যোতি কুটুম ডাঙৰীয়াও আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। সকলোৱে অৱগত যে আমাৰ কাৰণে 10 তাৰিখ এটা পৰম্পৰা। প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আমি যোগদান কাৰ্যসূচী চলাইছোঁ। যোৱা মাহৰ 10 তাৰিখে আমি প্ৰায় 10,000 মানুহ একেদিনে আমি কংগ্ৰেছ দলক যোগদান কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ। এই মাহৰ 10 তাৰিখটো আমি কিয় পালন কৰা নাই? যিহেতু এই মাহৰ 10 তাৰিখ শ্বহীদ দিৱস হিচাপে আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ, আৰু শ্বহীদ দিৱসৰ দিনত আমি কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী আমি হাতত
ল'বলৈ বিচৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আজি এই মাহত 10 তাৰিখ নকৰাকৈ আমি 12 তাৰিখ আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে বড়ো মিচিং কাৰ্বি কোচ ৰাজবংশী আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আমাৰ ভাষিক সংখ্যালঘু সকলোৱে আজি আমাক যোগদান কৰিছে কিয় যে সকলোৰ সমস্যা একে যে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল যে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ লাহে লাহে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে উদাহৰণ হ'ল চাহ উদ্যোগ যি উদ্যোগৰ ভিতৰত এতিয়া মাত্ৰ বিজেপিৰ লগত ঘনিষ্ঠ হৈ থকা কিছু ব্যক্তিসকল আজি চাহ উদ্যোগটো চলাই আছে কিন্তু উদ্যোগ হিচাপে নহয় নিজৰ কলা ধন লুকাবলৈ সেই চাহ বাগানবোৰ কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু জনজাতি অঞ্চলত যি ট্ৰাইবেলৰ মাটি য'ত আমাৰ স্থানীয় ট্ৰাইবেলবোৰ সংস্থাপন লাভ কৰিব লাগিছিল আজি তাত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আজি বাহিৰৰ কোম্পানীক দিয়া গৈছে যদি অসমৰ ভিতৰত এটাহে উদ্যোগ সৃষ্টি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিনত সেয়া হ'ল ঘৃণাৰ উদ্যোগ আমাৰ সংকল্প যে আমি এই ঘৃণা উদ্যোগটো আমি বন্ধ কৰিম আৰু পুনৰবাৰ এটা নতুন অসম যোগেদি এটা নতুন আমি উদ্যোগৰ এটা মডেল আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ য'ত আমাৰ থলুৱা উদ্যোগবোৰ চাহ এৰী মুগা বাঁহ আমাৰ কাঁহ শিল্পীসকল তেওঁলোকক আমি সংস্থাপন তেওঁলোকক আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত বা এটা কল্পনা আমি কৰিবলৈ গৈছোঁ মই বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ কিন্তু আমাক আজি যিদৰে পৰামৰ্শ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া কেচি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া দিছে মই তাৰ বাবে কৃতজ্ঞ আৰু অহা 14 তাৰিখে দিল্লী ৰামলীলা ময়দানত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক শুনিবলৈ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক শুনিবলৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক শুনিবলৈ প্ৰায় আমাৰ অসমৰ পৰা 1000 ওপৰত দলৰ কৰ্মীখিনি আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে সেয়া উদাহৰণ যি আমাৰ দিল্লীত আজি গম পাই গৈছে যে দিছপুৰৰ ভিতৰত এটা পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আজি আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি নিশ্চিত যে আগন্তুক দিনত অসমৰ জনসাধাৰণে এটা নতুন অসম বিচাৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ হ'বলৈ যাব ধন্যবাদ सर गोगोई सर आपने कहा असम के मुख्यमंत्री नफरत की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं लेकिन उनका बयान है नफरत का व्यापार हाँ उनका बयान है कि राजनीति आर्थिक सहायता या सरकारी योजनाओं से तय नहीं होता है ये विचारधारा पर आधारित है चाहे वो 10,000 या 1 लाख रुपए मतदाता को दे दे लेकिन खास समुदाय का मतदाता उन्हें अपना नेता नहीं चुनेंगे उन्हें वोट नहीं देते हैं देखिए असम के लोग डर के वातावरण में नहीं जीना चाहते असम में आज लोग सवाल पूछने से डरते हैं सरकार की आलोचना करने से डरते हैं किसी दूसरे दल के सभा में जाने से घबराते हैं ये घबराहट क्यों लोकतंत्र में लोगों के बीच घबराहट क्यों क्योंकि वहाँ का अहंकारी नेता खुद को राजा समझता है और उसको हम आने वाले समय में रामायण और महाभारत का पाठ सिखाएंगे कि अंत में हमेशा अहंकार की हार होती है और लोगों की जीत होती है असम के लोग आज एक शांति के वातावरण में सांस लेना चाहते हैं अपने अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं अपनी ज़मीन सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने रोज़गार सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने उद्योग सुरक्षित रखना चाहते हैं और असम के लोगों के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी खड़ी है और असम के लोग इस बार निश्चय भाजपा को और मुख्यमंत्री को मज़ा चखाएंगे তেওঁলোকে যিয়ে চাৰ্জশ্বিট দিয়ক চাৰ্জশ্বিট লৈ কোৰ্টৰ ভিতৰত প্ৰমাণ দিব লাগিব কোৰ্টৰ ভিতৰত গোটেই চাৰ্জশ্বিট কেনেদৰে ফাইল কৰা গৈছে কি কি তথ্য আছে হত্যাৰ প্ৰমাণ কিমান ভালদৰে SITয়ে সংৰক্ষণ কৰিছে গোটেইখিনি কথা তাত ওলাব আমি এনে বহুত আমি বিজেপিৰ নেতাৰ ওপৰত কেছ দেখা পাইছোঁ য'ত FIR আহে কোৰ্টলৈ যায় আৰু কোৰ্টত খাৰিজ হৈ যায় তো যিদৰে ন্যায় পাব লাগে ন্যায় আমি
দেখা নাপাওঁ। তো আমি চাই থাকিম, বাট চাই আছোঁ, আমি ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু আমি বাট চাই আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই জুবিনদাৰ যে ন্যায় পাব লাগে সেই राइजर जे आह्वान राइजर लगत आसो। जुबिन गर्ग के केस में आज एक चार्जशीट फाइल हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने बार बार कहा है कि जुबिन गर्ग की मृत्यु नहीं, हत्या हुई है। तो अगर हत्या हुई है तो आज जो रिपोर्ट दाखिल हुआ है उस पर निश्चय प्रमाण होगा। और अगर वाकई में एसआईटी ने अपना काम ठीक ढंग से किया है तो कोर्ट में जाकर ये सारे चार्जेस सच साबित करने में सक्षम होंगे। और इसलिए तब तक हमारी नज़र सरकार पर रहेगी, तब तक हम जुबिन गर्ग को न्याय मिले तब तक ये गुहार लगाते रहेंगे, जब तक कोर्ट में ये चार्जेस जो एसआईटी के द्वारा लगाए गए हैं साबित नहीं होते और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती। मैं আগতেও কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিছু কথা শুনি এতিয়া অসমৰ মানুহে কয় বাদ দিয়াহে, বহুত কৈ থাকে। তো এই একে মোৰ যেতিয়া এইবোৰ চব কথা ওলায় মই মোৰ নিজৰ পিতৃৰ কথাবোৰ মনত পৰে। আৰু সকলোৱে আজি জুবিনদাৰ সময়ত বাদ দিয়াটো কম কয়, বেলেগ শব্দটো অলপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে। মই সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু জুবিনদাৰ অবিহনে তেখেতৰ কৈ যোৱা শব্দবোৰ অলপ ৰাইজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। तो मेरे पिताजी उनका एक मशहूर उनका एक कहावत थी जो हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें तो होगा अरे छोड़ो यार। तो जब भी कोई बेबाक बातें आती हैं जिसका कोई तर्क नहीं, जो दूसरे दल के लोग पूछते हैं तो बोलते थे यार छोड़ो यार, ये कोई बात हुई। तो मेरे संदर्भ में जब भी ये पाकिस्तान की बातें आती हैं, आईएसआई की बातें आते हैं, तो मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ। और शायद पूरे असम के लोग आज मन में यही सोच रहे छोड़ो यार। और जुबिन गर्ग के और भी कई चुनिंदे शब्द हैं वो मैं कह नहीं सकता, वो थोड़े असंसदीय है, तो नई पीढ़ी तो शायद वो शब्द अपने मन में सोच रहे होंगे। आमार सोशल मीडियार चेयरमैन बीजेपी दलटोक योगदान करा माने जे आमार सोशल मीडिया चाई बीजेपी किमान आमनि पाइছে। मुख्यमंत्रीर खूब ट्विटार चाई थाकेतो खूब जे आमनि पाय हे कारणे आमार सोशल मीडियार चेयरमैन लबले भाबिছে जे खूब आमाक क्षति हब। एकु क्षति নহয়, आरो सोशल मीडियात आरो आमी खरब हबले गৈ आছো। Your party gets left behind in the electoral battlefield because your leaders in Delhi don't focus on the organization. What is the status of your organization right down to the block level in Assam? Would you be able to fight the BJP and the powerful chief minister? एक बात कहूँ, 2024 में मोदी जी ने सपना देखा 400 पार, और चुनावी जो ये रण हुआ 2024 में मोदी जी को काफ़ी क्षति प्राप्त हुई। और अगर आप 2024 के लोकसभा में विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र का निर्वाचन का रिजल्ट्स देखोगे तो लोकसभा में दोनों हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी भरकम हार लाभ हुई। तो तय था कि 6 महीने बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी का हार निश्चित था। और तब जाके ये एसआईआर हो या उस समय का वोटर लिस्ट का फ्रॉड हो या चुनाव आयोग का राजनीतिकरण हो, तब जाके ही वो चुनाव में आगे निकले। अगर चुनाव निष्पक्ष होता, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, तो हरियाणा भी हम जीतते, महाराष्ट्र भी हम जीतते, और हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद जो पूरे देश में एक माहौल बनता, उस माहौल पे हम बिहार भी जीतते। और हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जीतने के बाद
एक दिन भी ये सरकार, केंद्र सरकार टिकती नहीं। तो तभी जब 400 पार का नारा उनका सफल नहीं हुआ, तभी इनके मन में खौफ पैदा हुआ और तब से ही चाहे एसआईआर हो, चाहे मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूरी कानूनी सुरक्षा देना हो, या वोटर लिस्ट के बीच में फर्जी नाम, ब्राज़ीलियन नाम डलवाना हो, ये सब काम होता। तो चुनावी मैदान अगर आमने सामने हो, निष्पक्ष हो, तो हरियाणा भी हम जीतते, महाराष्ट्र भी हम जीतते और बिहार भी हम जीतते।